हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं सिंधु झा आपके लिए लेकर के आया हूं बेहतरीन 1500 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि 1500 ईडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर के आया हूं। और ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगा? तो ये आपको हेल्प करेगा अगर आप एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, सीएचएसएल के एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप सीजीएल के एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी तरफ ये आपको हेल्प करेगा जितने भी आपने टीचिंग एग्ज़ाम दिए होंगे जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, वहाँ पर आपको हेल्प करेगा। स्टेट बोर्ड में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर आपको हेल्प करेगा। जहाँ पर भी इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाता है उसमें ईडियम एंड फ्रेजेस 100% आते हैं। तो इस कंटेंट में होगा क्या? तो दोस्तों, हम आपके पास एक वीडियो के अंदर ज़्यादा नहीं 50 ईडियम एंड फ्रेजेस लेकर के आएंगे। ठीक है। और उसको हमने किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको ईडियम्स दिखाएंगे, फिर उसका हिंदी मीनिंग बताएंगे, फिर उसके साथ एक सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है। और इस तरीके से हम पूरे ईडियम्स को कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद आप इसका रिवीजन लगा लेते हैं एक बार और देख करके, तो 100% आपको ये पूरा याद हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे जैसे सीरीज़ आती रहेगी आप इसको कंप्लीट करते रहेंगे, तो आपकी इंग्लिश प्रिपरेशन में आपके ये टॉपिक अच्छे तरीके से हमारे चैनल के द्वारा आपको कवर हो जाएगा। तो चलिए, आज ये पहला वीडियो था तो हमने बातें थोड़ी ज़्यादा कर ली, लेकिन अब आगे बातें कम होंगी और पढ़ाई का कंटेंट ज़्यादा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। आज इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। आई होप आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे। बड़ी मेहनत से बनाया गया है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, ए बैड हेयर डे। ए बैड हेयर डे का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो ए बैड हेयर डे का मतलब हो गया मनहूस दिन। क्या हो गया? मनहूस दिन। अगर हम इसको कहें तो कह सकते हैं ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। ठीक है। क्या बोला मैंने कि एक ऐसा दिन जिस दिन के अंदर सब कुछ खराब हो गया हो, सब कुछ खराब हो गया हो। अगर आदमी का सब कुछ खराब हो जाएगा तो आदमी कैसा हो जाएगा? देखिए इसकी शक्ल, कि ये आदमी हो सकता है किसी काम के लिए निकला था, लेकिन इसकी शक्ल देखिए और अपने दिमाग में इसको आप थोड़ा सा विजुअलाइज करिए कि ये आदमी कैसा हो गया है, कि ये आदमी कैसा हो गया है। और इसको आप विजुलाइज करिए और सोचिए कि इस आदमी के साथ कितना बुरा हुआ होगा कि इसके पूरा चेहरा इसका सूख गया है और इसके पूरे बाल बिखर गए हैं। तो मैंने क्या बताया? ए बैड हेयर डे, ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। ठीक है, याद रहेगा। और हिंदी में कहते हैं मनहूस दिन। ठीक है, अगले पे चलते हैं दोस्तों। अगला है ए बैड पैच। ए बैड पैच का मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है कि आपने समझा होगा कि पैच मतलब होता है धब्बे। ठीक है। अगर किसी के शरीर पे लगातार बहुत सारे धब्बे आ जाएं या रास्ते में बहुत सारा उबड़ खाबड़ रास्ता आ जाए तो कैसा हो जाएगा? कठिनाई का दौर आ जाएगा उसके लिए, यानी कि कठिनाई का दौर कह सकते हैं। ए पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। क्या कह सकते हैं? ए पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। अगर हम इसका एग्जाम्पल बनाएं तो कहेंगे कि आवर टीम इज़ गोइंग थ्रू आउट ए बैड पैच दिस सीज़न। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर। और इसका आप इमेज भी देख सकते हैं और इमेज में आप समझ सकते हैं कि देखिए किस तरीके से अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाई का दौर आता है तो वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, कितना परेशान हो जाता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, ए बेड ऑफ रोजेस। अब आप सोच सकते हैं कि ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या हो गया कि भाई एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, आपके लिए बिल्कुल आरामदायक स्थिति, आपको लगे कि बिल्कुल मैं आराम से उसके ऊपर सोऊं। आप सोचिए ऐसा बेड अगर आपको मिले सोने के लिए तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो इसे हम कह सकते हैं ए बेड ऑफ रोजेस। इसका अगर हम एग्जांपल बनाएं तो कहेंगे लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज ए बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, क्या बोला मैंने? लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज ए बेड ऑफ रोजेस। ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ए बी हाइव। बी मतलब तो आप जानते ही होंगे, मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी जहाँ रहती है वहाँ कैसा होता है? वहाँ पर हमेशा घिन भिन अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, सब एक दूसरे के अंदर घुसे रहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? ए बिज़ी प्लेस। ए बिज़ी प्लेस, जहाँ अस्त व्यस्त जगह हो। ठीक है, छोटी सी जगह हो और वहीं सब घुस घुसा के बैठे हों। जैसा कि आपने इंडियन रेलवे के जो जनरल कंपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर देखा होगा कि वो बिल्कुल बिहेव लाइक ए बी हाइव की तरह बिहेव करते हैं। जैसे देखिए छोटा सा कमरा है और इसी के अंदर सभी लोग बैठ करके कैसे जो है अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो कहेंगे देयर इज़ ए बी हाइव इन द गार्डन।
देयर इज ए बी हाइव इन द गार्डन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5th नंबर, ए बिग ड्रॉ। ए बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी खिलाड़ी, जैसे आजकल संजू सैमसन जो है वो बिग ड्रॉ बने हुए हैं, इसका मतलब आकर्षण का केंद्र, ह्यूज अट्रैक्शन। ठीक है, अभी संजू सैमसन जो है वो T20 वर्ल्ड कप में क्या बन गए हैं? ए बिग ड्रॉ बन गए, ह्यूज अट्रैक्शन बन गए। सब कोई उनसे मिलना चाहता है, उनकी कहानी जानना चाहता है, उनके स्ट्रगल को सुनना चाहता है। लेकिन जब तक वो बेंच पे बैठे हुए थे कोई भी उनको जानना नहीं चाहता था। तो कह सकते हैं इसके लिए हम, जैसे देखिए कि ये पूरे ग्राउंड के अंदर जो ये मूर्ति जो लगी हुई है भगवान बुद्ध की, ये क्या है? ये एक आकर्षण का केंद्र है, ह्यूज अट्रैक्शन का पॉइंट है। तो कह सकते हैं कि फ्री फूड वाज ए बिग ड्रॉ एट द इवेंट। क्या कह सकते हैं? फ्री फूड वाज ए बिग ड्रॉ एट द इवेंट, कि भाई जहाँ पर हम गए थे इवेंट के अंदर वहाँ पर फ्री खाना मिल रहा था, तो वो क्या था? एक बिग ड्रॉ था, आकर्षण का केंद्र था। ठीक है, चलिए अब हम अपने छठे इडियम्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारा जो छठा इडियम है वो है ए वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बस। बहुत फेमस इडियम है, आपने सुना भी होगा। कहते हैं कि नो नगद न तेरा उधार। यानी कि हम कह सकते हैं कि हैविंग समथिंग फॉर सर्टन इज़ बेटर देन पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर, कि जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में है वो आपके लिए बेहतर है, ना कि जो भविष्य में आपको मिलने वाला है वो बेहतर है। इसीलिए हिंदी में भी ये बहुत फेमस है कि नो नगद न तेरा उधार। जैसे हमने कहा कि ए वर्ड इन हैंड, जो आपके हाथ में है, फॉर वर्थ टू इन द बुश। ठीक है, अगर हम इसको बोलें तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे भी कह सकते हैं कि डोंट लीव ए श्योर थिंग्स फॉर समथिंग अनश्योर, ए वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं छठे इडियम की ओर, सॉरी 7वें इडियम की ओर। देखिए इसमें देखा भी गया है कि जो इनके हाथ में है, यहाँ लिखा भी हुआ है, मैंने इमेज भी इसी तरह की लगाई है ताकि आप इसको ज़्यादा रिलेट कर पाएँ कि ए वर्ड इन हैंड इज वर्थ, जो आपके हाथ में है वो आपका वर्थ है, वो आपकी वैल्यू है। और जो मतलब आपकी बाहर की चीज़ है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो हो सकता है वो मिल भी जाए, हो सकता है वो ना भी मिले। तो आप इस इमेज को देखिए और ज़्यादा अपने आप को विजुलाइज करने की कोशिश करिए। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप इसको चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेजिए ताकि वो भी इसको पढ़ के सीख सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है ए वर्ड्स आई व्यू। ए वर्ड आई व्यू का मतलब होता है ए जर्नल व्यू फ्रॉम एबव। ठीक है, क्या बोला? ए जर्नल व्यू फ्रॉम एबव। अगर हम हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जो हम लोग ड्रोन से जो व्यू लेते हैं, ठीक है, वो एक प्रकार का वर्ड आई व्यू होता है, ऊंचाई से लिया हुआ विस्तृत चित्र। अगर हम चित्र से समझें तो ये देखिए ये कैसा व्यू है, ऑब्वियस सी बात है, ये किसी ड्रोन से लिया हुआ व्यू है। ठीक है, तो अगर हम इसको सेंटेंस के तौर पर अगर हम इसको क्लियर करना चाहें तो हम कह सकते हैं द ड्रोन gave us a bird's eye view of the village. The drone gave us a bird's eye view of the village. ठीक है, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले अपने फ्रेजेस को। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बहुत ही फेमस इडियम है, आप लोगों ने सुना भी होगा। काफ़ी सारे इडियम्स तो आपको आते भी होंगे इसमें से। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड। ठीक है, जब हम कुछ मतलब जो हमारे लिए कुछ बुरा होता है वो हमारे लिए आशीर्वाद बन जाए। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि एक कथा भी हम पढ़ते हैं हिरण्यकश्यप की, कि जब वो उस बालक को जलाने के लिए डालते हैं उसके ऊपर लकड़ी के ढेर के ऊपर होलिका के द्वारा, तब उसको आशीर्वाद मिल जाता है कि वो अग्नि से नहीं जलेगा। तो एक तरह से उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। जैसे हम कह सकते हैं कि देख लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा अमीबा टाइप का है, लेकिन इसके नीचे लोग खड़े हैं तो वो क्या कर पा रहे हैं, बारिश से बच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खेत में लगा हुआ था जो इनकी पोषण शक्ति को छीन रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो इनको बारिश से बचाने का काम भी कर रहा है। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब कोई बुरी चीज़ अगर आपके लिए अच्छी चीज़ में टर्न हो जाए, अच्छी चीज़ में बदल जाए, तो उसको हम कहते हैं ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले इडियम्स की ओर बढ़ते हैं। ए ब्लू आई बॉय बहुत फेमस है। लास्ट का जो था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका अगर हम एग्जाम्पल कहें तो कह सकते हैं द हैवी रेन वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द फार्मर। कितना आसान है। द हैवी रेन वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द फार्मर। ठीक है, अगर हम आगे चलें तो नौवां इडियम है हमारा ए ब्लू आई बॉय। क्या है दोस्तों? ए ब्लू आई बॉय। तो ब्लू आई बॉय कौन होता है? वन हु इज़ फेवरेट। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारे नीली आंखों वाले लड़के जो सबके फेवरेट हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ही इज़ द ब्लू आई बॉय ऑफ द टीचर। ठीक है, ही इज़ द ब्लू आई बॉय ऑफ द टीचर। बहुत आसान इडियम से, ये आपको पहले से पता भी होगा काफ़ी बच्चों को, और जिनको नहीं पता है उन्होंने आज सीख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि अगर एक बोल्ट जो है अचानक से, ब्लू मतलब क्या? आसमान से, और आसमान से एक बोल्ट जो है वो आपके सर पे आके गिर जाए, तो आपके लिए कैसी घटना हो जाएगी? एक आकस्मिक घटना हो जाएगी। एक ऐसी घटना हो जाएगी कि अचानक से आपके ऊपर कोई ऐसी घटना हो गई जिसका आपने अंदाज़ा नहीं लगाया था। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर जैसे कि भूकंप हो गया, जैसे कि बादल फटना हो गया, है ना, जैसे कि कोई बहुत आकस्मिक कोई एरोप्लेन अगर आपके ऊपर आके गिर जाए, तो हम कह सकते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर हो गया। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इमेज के माध्यम से अगर हम समझें तो कोई व्यक्ति जा रहा है और उसके ऊपर ऐसे बिजली गिर जाए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो जाएगा। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो हम कह सकते हैं द कंपनीज सडन लॉस वाज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। कि कंपनी को अचानक लाभ और हानि हो गई जो उनके लिए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है? बोन ऑफ कंटेंशन, तो देखिए लिखा है कॉज ऑफ डिस्प्यूट। हम कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है कश्मीर जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है। तो हम देखते हैं इमेज के माध्यम से कि ये देखिए कि किस तरह से ये दोनों कुत्ते जो हैं वो एक हड्डी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मनी बिकम ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स। क्या बोला? कि मनी बिकम ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स। ठीक है, यानी कि विवाद की वस्तु। ठीक है, विवाद का विषय, विवाद का टॉपिक, बोन ऑफ कंटेंशन। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और आप कुछ सीख पा रहे होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए बुल इन ए चाइना शॉप। ए बुल इन ए चाइना शॉप का मतलब क्या होता है? एन एक्सट्रीमली अक्वर्ड क्लमसी पर्सन। मैं जानता हूँ अभी भी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि ये बुल इन ए चाइना शॉप। मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अगर हम डॉक्टर की क्लिनिक में जा रहे हैं और डॉक्टर की क्लिनिक में हमें लोहार बैठा मिल जाए डॉक्टर की जगह पे, तो हमें कैसा लगेगा? ही लुक लाइक ए बुल इन ए चाइना शॉप। अगर हम लोहार के वहाँ जा रहे हैं काम कराने लोहे का, और वहाँ पर हमें एक डॉक्टर बैठा मिल जाए, तो हमें कैसा लगेगा? ही इज़ लाइक बुल इन ए चाइना शॉप। ए एक्सट्रीमली एक्वर्ड क्लमसी पर्सन। जिस व्यक्ति को वहाँ नहीं होना चाहिए था, उस स्किल सेट के व्यक्ति को, उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति अगर वहाँ पर है, तो इसीलिए इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है। अगर हम इसको इमेज के माध्यम से देखें तो देखिए कि अगर बुल को हम किसी चाइना यानी कि जो खाने पीने की प्लेटों की दुकान होती है उसमें डाल दे, तो वो क्या करेगा? तोड़फोड़ मचा देगा, क्योंकि उसका वो स्थान नहीं है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसका वो स्थान ना हो, उसकी जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर स्थापित है, तो उस जगह पर हम इसको यूज़ करते हैं, ए बुल इन ए चाइना शॉप। अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सीखने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं द न्यू एम्प्लॉय वाज लाइक ए बुल इन ए चाइना शॉप। ठीक है, ऑन हिज फर्स्ट डे। कि जो न्यू एम्प्लॉय होता है वो अपने कार्यस्थल पर पहले दिन कैसा होता है? ए बुल लाइक ए चाइना शॉप। क्योंकि उसको कोई काम आता नहीं है और वो पहले दिन आकर के सारे काम को या तो कर नहीं पाता है या तो किसी काम को ख़राब भी कर देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ए बर्निंग क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग रिलेट भी कर पाए होंगे कि बर्निंग क्वेश्चन मतलब ज्वलंत मुद्दा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।
एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर हम कहें तो देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क भी बना दिया है कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एन जम्मू कश्मीर इज़ ए बर्निंग क्वेश्चंस। ठीक, जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए, तो हम कह सकते हैं ए बर्निंग क्वेश्चन इज़ हु विल विन द मैच। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था, तो वो बर्निंग क्वेश्चन था कि कौन इस वर्ल्ड कप को उठाएगा, कौन इसको जीतेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए कैन ऑफ वर्म्स, वर्म्स मतलब क्या होता है, कीड़े। कैन मतलब क्या होता है, डब्बा, ऐसा डब्बा जिसके अंदर कीड़े ही कीड़े भरे हुए हैं और कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे मुद्दे को छूना नहीं चाहेगा। ठीक है, जिससे कि वो उसके चपेट में आ जाए। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये कैन ऑफ वर्म्स को कह सकते हैं कि जटिल परिस्थितियाँ होना। जटिल परिस्थितियाँ होना, कैसी परिस्थितियाँ होना, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि ये ऐसा है, लिखा है डू नॉट ओपन, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो अगर बाहर आ गए तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे हम कह सकते हैं द इन्वेस्टिगेशन ओपनड ए कैन ऑफ वर्म्स इन द कंपनी। जैसे आपने अभी देखा होगा कि जो अभी वर्ल्ड में एक फ़ाइल खुली हुई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी फ़ाइल खुली हुई है, जिसके अंदर बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। तो हम उनके लिए कह सकते हैं कि ये कैन ऑफ वर्म्स है, कि जितने ज़्यादा वीडियो खुलते जाएंगे उसमें बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम आते जाएंगे। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उसका नाम। ठीक है, कौन सी फ़ाइल है वो। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा 15 नंबर, एक केक वॉक। ठीक है, एक केक वॉक। तो केक वॉक में हम कह सकते हैं कि आसान काम, समथिंग वेरी इजी, समथिंग वेरी इजी। ठीक है, जिस पे हम ज़्यादा समय भी नहीं देंगे। आपको पता है किसी बच्चे को बोला कि 1+2 जोड़ के बताओ, तो उसके लिए एक केक वॉक था। कह सकते हैं विनिंग द मैच वाज ए केक वॉक फॉर द टीम। विनिंग द मैच वाज ए केक वॉक फॉर द टीम, कि इंडिया का अगर मान लीजिए जिम्बाब्वे से मैच हो जाए, खैर जिम्बाब्वे तो अब स्ट्रॉन्ग टीम हो गई है, अगर किसी केनिया या किसी बहुत आसान सी टीम से मैच हो जाए तो इंडिया के लिए वो मैच जीतना एक केक वॉक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच जो पहले टीचर अपनाते थे। ठीक है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को बदलने के लिए थोड़ा सा उसको रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं और समय पर उसको कंट्रोल करने के लिए पनिशमेंट भी दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि द टीचर यूज्ड ए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच टू इम्प्रूव डिसिप्लिन। अक्सर पीटीआई सर जो हैं स्कूल में करते हैं ये, कि वो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का यूज़ करते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई बच्चा डिसिप्लिन का पालन कर रहा है तो उसको कैरेट भी देते हैं, यानी कि उसको कुछ अवार्ड देते हैं, रिवॉर्ड्स भी देते हैं। ठीक है, और अगर वो लगातार बात को नहीं मानता है तो उसे पनिशमेंट भी देते हैं, जिसको हम इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं कि अगर घोड़ा अच्छे से चल रहा है तो उसको कैरेट दे रहे हैं खाने के लिए, नहीं चल रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं, छड़ी लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर, ए चेंज ऑफ हार्ट। ए चेंज ऑफ हार्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, है ना, विचारों का बदल जाना। ए चेंज इन वंस ओपिनियन, ए चेंज इन वन ओपिनियन। कह सकते हैं कि चलिए इमेज देखते हैं। ये देखिए किस तरह से इस व्यक्ति ने सोचा था कि मैं जो है नशे को छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति जो है इसने क्या किया, हम कह सकते हैं कि पहले ये व्यक्ति नशा करता था। इमेज में जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि पहले ये व्यक्ति नशा करता था, सिगरेट पीता था, लेकिन इसका विचार बदल गए, जिसके कारण इसने नशे को छोड़ने का फैसला किया। अगर हम सेंटेंस की तरह इसको समझें तो कह सकते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है ये, इसीलिए मैं आपको हर इडियम्स के साथ जो है सेंटेंस बता रहा हूँ, ताकि आपको पता भी चल सके कि ये सेंटेंस के साथ कैसे यूज़ होते हैं। द जज हैड ए चेंज ऑफ हार्ट एंड रिड्यूस द पनिशमेंट, कि जज का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने क्या किया, सज़ा को थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, ए चेंज ऑफ हार्ट। आई होप यह आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए चाइल्ड्स प्ले। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत आसान है ये। ठीक है, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कि इतना बॉडी बिल्डर लड़का है और इतना छोटा सा एक लोहे का वो लेके, डंपल कहते हैं इसको,
डंपल कहते हैं या क्या कहते हैं इसे, जो भी कहते हैं, लोहे का एक इक्विपमेंट्स है, उसको लेके एक्सरसाइज कर रहा है। तो इसके लिए क्या है, एक चाइल्ड्स प्ले है, बच्चे का खेल है ये, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सॉल्विंग द पजल्स इज ए चाइल्ड प्ले फॉर हर, ठीक है, कि उसके लिए ये पजल सॉल्व करना क्या था, एक बच्चे का खेल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है साथियों, जैसे हम लोग क्या है, अपने पापा के बहुत सारे फीचर्स, अपनी मम्मी के बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो हमारे में मैच करते हैं। तो हम कह सकते हैं समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर। फादर कह लीजिए, मदर कह लीजिए, या अपने मैटरनल या माता की साइड से या पिता की साइड से अगर हम मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। जैसे आप देख भी सकते हैं इमेज में कि ये जो बच्चा है ये अपने पिता से कितना मिल रहा है। तो ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मीन्स समवन सिमिलर इन कैरेक्टर इन वंस फादर। अगर हम एग्जाम्पल से कहें तो कहेंगे ही इज़ ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ही लुक्स जस्ट लाइक हिज फादर। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक क्लोज सेव। एक क्लोज सेव का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि बाल बाल बचना, ज़रा सा बच के निकल जाना। नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, ठीक है, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर। जैसे आप देख भी सकते हैं कि ये जो चीज़ गिरी है आसमान से, अगर थोड़ा सा ये इसके नीचे रहता तो क्या होता, इसकी जान चली जाती। तो कह सकते हैं कि ये बच गया बस किसी तरह से। अगर हम इसको सेंटेंस में सोचें तो ऐसे कह सकते हैं द कार एक्सीडेंट वाज ए क्लोज सेव फ्रॉम हिम, ठीक है, द कार एक्सीडेंट वाज ए क्लोज सेव फॉर हिम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए क्लोज्ड बुक, ए क्लोज्ड बुक। तो एक क्लोज्ड बुक का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है कोई बंद किताब कैसी होगी, मिस्ट्री होगी, है ना। ए मिस्ट्री, ए मिस्ट्री। बंद किताब में कई सारे राज छुपे होते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि अभी हमारे एक सेना अध्यक्ष ने एक किताब छापी थी और उसको छपने ही नहीं दिया गया, उसको पब्लिश ही नहीं होने दिया गया, जनता को पढ़ने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी मिस्ट्री छुपी हुई थी। अगर वो किताब खुल जाती तो बहुत सारे राज खुल जाते। आप उस किताब का नाम भी लिख सकते हैं और किन्होंने वो किताब लिखी थी वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के नीचे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हिज पास्ट लाइफ इज ए क्लोज्ड बुक टू एवरीवन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, ठीक है। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कंजूस हो, है ना। ए माइजर मीन्स कंजूस व्यक्ति। देखिए कैसे पैसे को छाती से लगा के रखा है, लग रहा है कि ये बिल्कुल इसको स्वर्ग में लेके जाएगा अपने साथ में, है ना, आसमान में लेके जाएगा और अगला जन्म भी इस पैसे के साथ ही ये लेगा। जबकि सच्चाई ये है कि हमें पैसे को क्या करना चाहिए, अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए, खाना पीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, ना कि सारे पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, थोड़े पैसे अपने पूर्वजों के लिए भी छोड़ देना चाहिए, ठीक है, अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी, कुछ पैसा हमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको सेंटेंस में कहें तो हम कैसे कहेंगे, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन रेयरली डोनेट्स टू चैरिटी, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन रेयरली डोनेट्स टू चैरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट और आपको ठीक समझ में आ रहा है, हमारे पास संसाधन थोड़े कम है, हम कोशिश करेंगे अपनी वीडियो क्वालिटी को और इम्प्रूव करने की, अपने कंटेंट को और अच्छा करने का, लेकिन अभी हमें आपकी साथ की ज़रूरत है। हमारा चैनल बहुत छोटा है, लेकिन आप जैसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर अगर इसको चाहेंगे तो एक दिन ये चैनल बहुत बड़ा भी बन सकता है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए और इसको सपोर्ट करिए ताकि आप भी इससे अच्छा कंटेंट सीख सकें और मेरी मेहनत भी सफल हो सके दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कोग इन द मशीन। आपको पता ही होगा कि हम सब क्या है, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक कोग है। कोग मतलब मशीन का छोटा सा टुकड़ा, है ना।
तो कह सकते हैं कि वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए, अब ये इतनी बड़ी मशीन है, इसमें छोटे 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 चीज़ें लगी हुई हैं। अगर कोई छोटा सा टुकड़ा ख़राब हो जाए या घिस जाए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये पूरी मशीन ही बदली जाएगी। वो छोटा सा टुकड़ा निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह नया चीज़ लगा दिया जाएगा और फिर ये पूरी मशीनरी वैसे ही चलने लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसको सेंटेंस से समझें तो हम कैसे कह सकते हैं दोस्तों? तो इसको हम कह सकते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू बी ए ट्रीटेड एज जस्ट ए कोग इन द मशीन। ठीक है, क्या बोला कि आई डोंट वॉन्ट टू बी ट्रीटेड एज ए जस्ट ए कोग इन द मशीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कोल्ड फिश, कोल्ड फिश आपको पता है ना कैसी होती है? समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हुज डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स। ऐसा व्यक्ति जो किसी से मिलता ना हो, किसी से अपनी फीलिंग शेयर ना करता हो और बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो। ठीक है, बिल्कुल अपने अपने में खोया रहता हो। ठीक है, जैसे आप देखिए इस व्यक्ति को, कैसे ही अपने दुनिया में है, ना इसको बगल में जो लड़कियां खड़ी हैं उससे मतलब है, ना उसके साइड में उसका दोस्त खड़ा है उससे मतलब, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपनी दुनिया में बिल्कुल ही व्यस्त है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ही इज कोल्ड फिश एंड रेयरली शोज हिज फीलिंग्स। ठीक है, हमने क्या बोला? ही इज़ कोल्ड फिश एंड रेयरली शोज हिज फीलिंग्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों 25 की तरफ। ए कुकू इन द नेस्ट। अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती है और वो अगर नेस्ट में आ जाए तो वो कैसा होगा? बिन बुलाया मेहमान होगा वो, है ना? ए अनवेलकम इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब क्या होता है? इंट्रूडर मतलब होता है घुसपैठिया। क्या होता है इंट्रूडर? मतलब घुसपैठिया होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप इमेज में कि ये जो कोयल है, इसने क्या किया, अपने बच्चे को भी इसमें छोड़ दिया है ताकि ये कौवों के बच्चे के साथ धीरे धीरे बड़ी हो जाए। तो ये लोग घुसपैठिया की तरह काम करते हैं। ठीक, तो हम आगे कह सकते हैं कि ही फेल्ट लाइक। सेंटेंस अगर बनाएं तो हम कह सकते हैं ही फेल्ट लाइक ए कुकू इन द नेस्ट इन हिज न्यू क्लास। कि वो नई क्लास में कैसा फील कर रहा है? कुकू इन द नेस्ट की तरह। ठीक है, आगे कह सकते हैं ए कट एबव। कट एबव का मतलब होता है सुपीरियर टू, बेहतर होना। हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा लकड़ी का जो वो है, एक पूरा रिंग टाइप का है लकड़ी का, और उसको वो इस तरीके से काट रहा है ताकि वो स्पेशल डिजाइन बन सके और आकर्षण का केंद्र बन सके। तो यानी कि वो क्या कर रहा है? इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, इसको सुपीरियर कर रहा है, इसको और अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, जैसे हम सेंटेंस के थ्रू अगर कहें तो कहेंगे हर कुकिंग इज़ ए कट एबव द रेस्ट। हर कुकिंग इज़ ए कट एबव द रेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डैम्प स्क्वैब, आपने तो सुना ही होगा ए डैम्प स्क्वैब के बारे में, बहुत फेमस इडियम है ये। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग कहते हैं ए डैम्प स्क्वैब को ऊंची दुकान फीका पकवान, है ना, निराशाजनक परिणाम। जैसे कि इस बार वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव जो है वो बड़े प्लेयर हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो क्या साबित हुए? ए डैम्प स्क्वैब साबित हुए। कि बातें तो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी थी कि वो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, निराशाजनक परिणाम उन्होंने दिया। ठीक है, अगर हम कहें ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, जैसे आप देख सकते हैं कि इतने सारे बम लगाए गए हैं, लेकिन कब? दिन में फोड़ा जा रहा है। तो दिन में अगर बम फोड़ोगे तो क्या वो अपना रिजल्ट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, कोई मज़ा नहीं आएगा, है ना, आतिशबाजी देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो इसका अगर हम सेंटेंस कहें तो हम सेंटेंस कह सकते हैं इसका, द न्यू मूवी टर्न आउट टू बी ए डैम्प स्क्वैब। द न्यू मूवी टर्न आउट टू बी ए डैम्प स्क्वैब की जो नई मूवी थी, हमने सोचा था कि बहुत अच्छी साबित होगी, सुपर हिट होगी, लेकिन वो कैसी साबित हुई? वो डैम्प स्क्वैब साबित हुई। ठीक है, ऊंची दुकान थी लेकिन पकवान कैसा था? फीका था, निराशाजनक परिणाम। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ए डैमसेल इंडस्ट्रीज़, ए डैमसेल इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है? ए डैमसेल इंडस्ट्रीज़, ए हेल्पलेस वूमेन, एक अबला नारी। कैसी नारी? अबला नारी। ठीक है, अबला नारी कहाँ पे होगी भाई? कहीं पे भी हो सकती है, सड़क पे हो सकती है, कहीं पे भी आपको मिल सकती है अबला नारी। तो अबला नारी की हमें क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए, है ना। ये देखिए रेलवे ट्रैक के ऊपर अबला नारी बैठी हुई है। तो डैमसेल इंडस्ट्रीज़ का मतलब हो गया ए हेल्पलेस वूमेन। ठीक है, अगर हम सेंटेंस में बनाएं तो हम कह सकते हैं द हीरो रेस्क्यू द डैमसेल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, द हीरो रेस्क्यूड द डैमसेल इंडस्ट्रीज़। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डार्क हॉर्स 29 नंबर इडियम्स है, ये आपको पता होगा, काफ़ी फेमस है। ए डार्क हॉर्स का मतलब होता है अप्रत्याशित विजेता, जिसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन वो क्या हो गया? विजेता हो गया। अनएक्सपेक्टेड विनर, क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेड विनर्स। ठीक है, इमेज देखिए कि इस घोड़े के चांस नहीं थे जीतने के, लेकिन जब ये जीत के निकला तब लोगों ने इसकी क्वालिटी को पहचाना। अक्सर शेयर मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे शेयर डार्क हॉर्स की तरह बिहेव करते हैं, बाद में उनका फ़ायदा देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं द न्यू प्लेयर इज़ ए डार्क हॉर्स इन द टूर्नामेंट। ठीक है, द न्यू प्लेयर इज़ द डार्क हॉर्स इन द टूर्नामेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 30 नंबर इडियम्स की तरफ बढ़ते हैं। ए डेड लॉस, ए डेड लॉस का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से कंप्लीटली यूजलेस, कोई ऐसी चीज़ जो पूरी तरह से बिल्कुल यूजलेस हो चुकी हो। ठीक है, मान लीजिए आपकी गाड़ी एक तो पहाड़ से गिरी और ऊपर से क्या हो गया, उसमें आग भी लग गई, तो वो कैसा हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि वो पूरी तरीके से डेड लॉस हो जाएगा वो। ठीक है, किसी काम की वो नहीं बच पाएगी। जितना खर्चा उसको शोरूम तक ले जाने का लगेगा उससे ज़्यादा वो ख़राब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर फ़ोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि चाय की छन्नी का काम क्या है? पानी को छानने का, लेकिन ये फटी हुई है, या फिर कह सकते हैं इसमें बहुत बड़ा होल है, जिसके कारण ये पूरा पानी एज इट इज़ इसको निकाल रही है। तो जिसके कारण ये डेड लॉस है, मतलब कम्प्लीटली यूजलेस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ए डायमंड इन द रफ। ठीक है, ए डायमंड इन द रफ का मतलब होता है कि समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन उसको अभी ट्रेनिंग और उसको और ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग की और पॉलिश की उसको ज़रूरत है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर होते हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन वो शुरुआती फेज़ में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंडर प्रेशर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ए डायमंड इन द रफ। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम कह सकते हैं दैट ओल्ड हाउस लुक, कह सकते हैं हम लोग, सॉरी, कह सकते हैं दैट ओल्ड हाउस लुक्स उगली नाउ बट इट्स ए डायमंड इन द रफ एंड कुड बी ए ब्यूटीफुल आफ्टर रेनोवेशन। कि उसका जो पुराना हाउस था वो बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो रेनोवेशन की डिमांड कर रहा था, जैसे ही उसको रेनोवेशन किया तो वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिखने लगा। तो कह सकते हैं डायमंड इन द रफ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं ये हीरा है, अभी टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन इसको अगर हम और ट्रेनिंग देंगे और अच्छे से इसको पॉलिश करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये करोड़ों की कीमत में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डीम ए डजन, डीम ए डजन का मतलब होता है हिंदी में कोड़ियों के भाव। ठीक है, कोड़ियों के भाव, कोई चीज़ कोड़ियों के भाव बिक जाना। जैसे हम कह सकते हैं वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू, वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू। किसी ज़माने में उसकी बहुत कीमत होगी, लेकिन आज के ज़माने में वो कैसा है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं लिखा हुआ है 10 फॉर 10 सेंट्स, कि भाई आपको 10 चाहिए तो 10 आप दे दीजिए। एक ज़माने में इसकी बहुत वैल्यू थी, लेकिन आज क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते में जब कोई चीज़ बिकती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं डी में डज़न। ठीक है, डी में डज़न।
जैसे हम इसको अगर सेंटेंस में हम यूज़ करें दोस्तों, तो हम क्या सकते हैं, चीप सन ग्लासेस आर ए डीम ए डजन एट द बीच। यानी कि जो चश्मे होते हैं, यानी कि जो सन ग्लासेस होते हैं, वो बीच पे कैसे बिकते हैं, डीम ए डजन की तरह बिकते हैं, सस्ते बिकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए डॉग ब्रेकफास्ट, अस्त व्यस्त रखना हर चीज़ को। ठीक है, डॉग कैसा ब्रेकफास्ट करता है आपको पता ही है, टोटल मैस कर देता है, वो सब कुछ को फैला के खाता है, पूरा वो अच्छे तरीके से पूरा फैला देता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि हिज रूम इज़ ए डॉग ब्रेकफास्ट, हिज रूम इज़ ए डॉग ब्रेकफास्ट। इसका कमरा देख के मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर किसी कुत्ते ने भोजन किया है, या फिर पूरा उसका कमरा अस्त व्यस्त था। ठीक है, हिज रूम इज़ ए डॉग ब्रेकफास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 34 की ओर। ए डॉग लाइफ, ए डॉग लाइफ का मतलब क्या होता है, हर स्टूडेंट की लाइफ अगर देखा जाए, जो लोअर मिडिल क्लास का है, तो उसकी लाइफ नौकरी लगने से पहले एक डॉग लाइफ ही होती है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं ए मिजरेबल एग्जिस्टेंस। ठीक है, ए मिजरेबल एग्जिस्टेंस कह सकते हैं। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही सेड हिज लाइफ हैड बिकम ए डॉग लाइफ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि इस कुत्ते की ज़िंदगी कैसी है, इसको खाना नहीं मिला तो ये कुपोषण का शिकार है, ये अच्छे से नहा नहीं पाया तो इसके बाल देखो कितने रफ़ हैं, इसकी बॉडी कितनी कमज़ोर दिख रही है। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट जब अपनी स्ट्रगल लाइफ में होता है तो लगभग उसकी हालत ऐसी ही होती है, और उसके बाद जब वो नौकरी लग जाता है तब उसके बाद वो कैसा कुत्ता बन जाता है, अंबानी जैसा बन जाता है वो। ठीक है, अच्छा सा, वैसे इसको माइंड मत करिएगा, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब हम स्ट्रगल लाइफ में होते हैं तो हम अपनी बॉडी पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी ग्रूमिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जब हम नौकरी लग जाते हैं तो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, जिम करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, टाइम से पूरी नींद लेते हैं, तो हमारा शरीर भी ठीक रहता है। तो कहीं ना कहीं ए डॉग लाइफ, ए मिजरेबल एग्जिस्टेंस। आई होप जब आप इमेज को देखेंगे, एग्जाम्पल को सुनेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो आपके माइंड में ये चीज़ विजुलाइज हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप इस वीडियो को लगातार 2 बार देख लेंगे दोस्तों, तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑटोमेटिक ही आपको सारे याद हो जाएंगे। ये बस आपको क्या करना है, बिना भगाए बातों को धीरे धीरे ध्यान से 2 बार आपको सुनना है इस वीडियो को। ठीक है, ऐसे करके मैं आपको पूरे 1500 जो ईडियम्स है और फ्रेजेज़ हैं वो आपको मैं करवा दूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ड्रॉप इन ए बकेट, ए ड्रॉप इन ए बकेट। तो ड्रॉप इन ए बकेट का मतलब क्या होता है, ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल। जहाँ पर बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है वहाँ पर हमें कितना मिला, थोड़ा सा मिला। कि हमें मान लीजिए किसी की शादी करने के लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन हमें मिला कितना, 10,000 रुपये का इकट्ठा हुआ, तो क्या वो शादी हो पाएगी अच्छे तरीके से, नहीं। तो ये फील लाइक ड्रॉप इन अ बकेट। अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि पूरे बाल्टी के अंदर बस एक ड्रॉप गिर रहा है, तो क्या उससे बाल्टी भर जाएगी, नहीं भर पाएगी। तो हम कह सकते हैं वन डे of the practice is a drop in the bucket if you want to the master the skill। कि आपको अगर किसी स्किल में मास्टर होना है तो एक दिन की जो आपकी ट्रेनिंग है वो एज लाइक ए ड्रॉप इन द बकेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आप सीख पा रहे होंगे कुछ। ए ड्रॉप इन द ओशन सेम मीनिंग है। ठीक है, ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। ठीक है, सेम मीनिंग है, सेम आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख भी सकते हैं, मैंने इमेज भी लगा दिया है। ए ड्राई रन, रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। ए ड्राई रन का मतलब क्या होता है, ए ड्राई रन का मतलब होता है कि किसी इवेंट का रिहर्सल करना। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कि ये भाई साहब जो हैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, या कह सकते हैं हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, ताकि उस दिन अच्छे तरीके से भाग पाए, है ना। तो हम कह सकते हैं लेट्स डू ए ड्राई रन ऑफ द इवेंट टू अवॉइड द मिस्टेक। ठीक है, लेट्स डू ए ड्राई रन ऑफ द इवेंट टू अवॉइड द मिस्टेक। ठीक है, 26 जनवरी 15 अगस्त से पहले क्या करती है हमारी मिलिट्री, वो ड्राई रन करती है, ताकि उस दिन रिहर्सल करने से क्या होता है कि उस दिन जो है कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। क्यों, ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें।
टीचर वगैरह क्या करते हैं, एनुअल डे से पहले क्या करते हैं, बच्चों का रिहर्सल कराते हैं, ड्राई रन कराते रहते हैं, ताकि उस दिन कोई मिस्टेक ना हो। आई होप आप इस इडियम को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर। ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, अप्रिय स्थिति होना। कैसी स्थिति होना, अप्रिय स्थिति हो जाना, अनप्लेजेंट सिचुएशन हो जाना। अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें, जैसे आपने देखा होगा कि देखिए भगदड़ मच गई, क्यों, क्योंकि भाई कोई छापा पड़ने वाला है, सब अपने अपने रिकॉर्ड लेकर के इधर उधर भाग रहे हैं। तो ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स हो गया। कह सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, आफ्टर ऑल द प्लानिंग इन द इवेंट फेल्ड, इट्स ए फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। यानी कि जो प्लानिंग की थी वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो क्या हो गई, अप्रिय स्थिति हो गई, अनप्लेजेंट सिचुएशन हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए फायर इन समवन वैली। ए फायर इन समवन वैली का मतलब क्या होता है, वन हु इज़ एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। यानी कि किसी के शरीर में एक आग लगना, एक चाहत होना, एक करेज होना, एक मतलब उसके अंदर इच्छा होना किसी चीज़ को पाने की, है ना। जैसे लाइब्रेरी में बैठ के बच्चे क्यों पढ़ाई करते हैं, ताकि उनको सरकारी नौकरी मिल सके। जैसे देखिए इस भाई साहब के शरीर में किस चीज़ की चाहत है, बॉडी बनाने की, अच्छी बॉडी बनाने की, बॉडी बिल्डर बनने की। इसीलिए इनके अंदर आग लगी हुई है कि भाई ये चाहते हैं कि भाई मेरी अच्छी बॉडी बन जाए, ताकि मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊँ, मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया बन जाऊँ या मिस्टर वर्ल्ड बन जाऊँ, है ना। दुनिया में जहाँ भी निकलूँ लोग इसकी बॉडी की तारीफ़ करें, इसीलिए कर रहे हैं। तो हम दोबारा से इसको कह सकते हैं कि वन हु इज़ एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। ठीक है, अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझें, एग्जाम्पल समझें, तो कह सकते हैं ही हैज़ ए फायर इन हिज वैली टू सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, ही हैज़ ए फायर इन हिज वैली टू सक्सेस इन लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर बहुत फेमस है ना। मछली को बाहर निकाल के रख दोगे तो कैसी हो जाएगी, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, है ना। अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे उसके लिए। तो कह सकते हैं एन अनकंफर्टेबल पोजीशन इन अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कैसी हो गई है मछली, तड़प रही है, बिना पानी के क्या होगी, तड़पेगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑन हिज फर्स्ट डे एट द न्यू स्कूल ही फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। कि जब वो स्कूल पहले दिन गया तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिना पानी के मछली हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्लाई ऑन द वॉल। भाई फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब क्या होता है, आपने देखा भी होगा छज्जे वाली आंटियों को। ठीक है, अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, ऐसे लोग जो छुप करके किसी की बातों को सुनते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं फ्लाई ऑन दी वॉल। फ्लाई ऑन दी वॉल। फ्लाई ऑन दी वॉल का मतलब मैंने क्या बताया, अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, जासूसी करना, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जासूसी करना। आजकल देखते हो ना, ड्रोन लगा करके भेज दिए जाते हैं घरों के ऊपर, कई बार कैमरे लगा दिए जाते हैं, कई बार लोग कुछ उड़ के जासूसी करते हैं, कुछ छुप के जासूसी करते हैं। तो उस सेंस में इसका यूज़ होता है ए फ्लाई ऑन दी वॉल, अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर। हम कह सकते हैं वी ऑल वांटेड टू बी ए फ्लाई ऑन दी वॉल ड्यूरिंग द सीक्रेट कन्वर्सेशन। ठीक है, वी ऑल वांटेड टू बी ए फ्लाई ऑन दी वॉल ड्यूरिंग द सीक्रेट कन्वर्सेशन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 42 नंबर पे आ गए हम लोग। आज की वीडियो के बिल्कुल बस 8 रह गए हैं हमारे। ए फ्लाइंग विजिट। ए फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट विजिट, है ना, छोटी विजिट। हवा में कितनी देर तक आप वो कर सकते हैं, कह सकते हैं ए वेरी शॉर्ट विजिट। कि आपने किसी को भी बुलाया है और कहा है कि भाई चलो मैं वहाँ पे मिलूँगा, तो फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है बहुत ही संक्षेप भेंट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त कह सकते हैं, संक्षेप भेंट कह सकते हैं। ही मेड ए फ्लाइंग विजिट टू हिज होम टाउन ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। ठीक है, ही मेड ए फ्लाइंग विजिट टू हिज होम टाउन ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। ठीक है, जिस साथी को भी हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और इस तरीके से हम आपके पास पूरे 1500 वीडियो लेकर के आने वाले हैं साथियों। ठीक है, एक एक वीडियो करके आपके पास पूरे 1500 वीडियो आएंगे। ए फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है बीइंग हैप्पी
फॉर ए फुलिश रीजन, यानी कि कोई ऐसा कार्य करना है जिससे कि बेवकूफ़ाना कार्य हो, जिससे कि उसको मज़ा मिलता हो, ठीक है, उसको खुशी मिलती हो। जैसे देख रहे हैं कि ये मोहतरमा जो है ये साइकिल चला रही है पानी के अंदर। क्या कर रही हैं? साइकिल चला रही है पानी के अंदर। हाउ इज़ इट पॉसिबल? नो, यहाँ तो मोटरसाइकिल नहीं चल सकती हैं और ये साइकिल चलाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये ऐसा बेवकूफ़ाना काम कर रही हैं जिससे कि इनको मतलब इनको इन्जॉय हो रहा है, इनको अच्छा लग रहा है, इनको मज़ा आ रहा है वो काम करने में, ठीक है। ए फूल्स पैराडाइज बीइंग ए हैप्पी फॉर फुलिश रीज़न। अगर हम इसका एग्जाम्पल बनाएं तो हम कह सकते हैं डोंट स्टे इन ए फूल्स पैराडाइज, फेस द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, ठीक है, कि आप ऐसा काम मत करो जो कि सच वास्तविकता से दूर हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ए जेंटलमैन एट लार्ज। ए जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब क्या होता है? ए मैन विदाउट ए जॉब, ए मैन विदाउट ए जॉब, ए जेंटलमैन एट लार्ज। तो हम कह सकते हैं ए मैन विदाउट ए जॉब। जैसे आप देख सकते हैं कि कुर्सी खाली है, कोई भी इसके ऊपर अपॉइंट नहीं है। तो इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि जो इस कुर्सी पे बैठता था अब उसको राइट नहीं है इस कुर्सी पे बैठना, तो वो जॉब जो है उसकी जा चुकी है। कह सकते हैं आफ्टर लिविंग हिज जॉब ही बिकेम ए जेंटलमैन एट लार्ज। आफ्टर लिविंग हिज जॉब ही बिकेम ए जेंटलमैन एट लार्ज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ए गोल्डन मीन। ए गोल्डन मीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ए गोल्डन मीन कह सकते हैं मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल। मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल। जैसे आप देख सकते हैं गोल्डन मीन्स कि देख सकते हैं आप कि ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहे हैं, दोनों तराजू को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मध्यम मार्ग निकाल रहे हैं। गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, भगवान महावीर ने क्या कहा था कि आपको हमेशा जीवन में मध्यम मार्ग निकालना है, गोल्डन मीन का इस्तेमाल करना है, कि मिडिल कोर्स निकालना है बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, दो चीज़ों के बीच में ना ज़्यादा झुकना है ना ज़्यादा उठना है, मिडिल कोर्स को आपको इस्तेमाल करना है। अगर हम उदाहरण के माध्यम से एग्जाम्पल लें तो हम कह सकते हैं वी शुड फाइंड ए गोल्डन मीन बिटवीन वर्क एंड रेस्ट, यानी कि हमें कार्य और आराम के बीच में क्या करना चाहिए, हमें गोल्डन मीन निकालना चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ना ज़्यादा काम करना चाहिए ना ही ज़्यादा आराम करना चाहिए, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गुड स्मार्टियन, आपको पता ही होगा, एक अच्छा शहरी, है ना। एक गुड स्मार्टियन, ए हेल्पफुल पर्सन कह सकते हैं, एक अच्छा शहरी कह सकते हैं। जैसे आप देख भी सकते हैं इमेज के अंदर कि ये अच्छा शहरी है, हेल्पफुल पर्सन है, ठीक है, कैसे कमज़ोर को, गिरे हुए को पानी पिला रहा है ना। तो कह सकते हैं द पुलिस प्राइज्ड हिम फॉर ए बीइंग ए गुड स्मार्टियन एंड सेविंग द चाइल्ड या सेविंग द पर्सन, ठीक है। पुलिस ने क्या किया, उसके अच्छे कार्यों के लिए उसको क्या किया, अवॉर्ड किया, ठीक है। आगे हम कर सकते हैं नेक्स्ट 47, ए ग्रीन हॉर्न। ए ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है बच्चों? तो ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन। एवरी एक्सपर्ट, जैसे आप देख भी सकते हैं ये कैसा है, अभी पैदा होकर आया है, बिल्कुल हरा हरा है। आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई जानवर पैदा होता है तो वो कैसा होता है, पहले ग्रीन ग्रीन सा होता है ना, उसके शरीर पे थोड़ी काई काई सी लगी होती है। बाद में जब वो प्राकृतिक वातावरण में रहता है तो अपने उस पर आ जाता है। आपने सींग भी देखे होंगे, हॉर्न मतलब क्या होता है, सींग होता है ना। और सींग कैसे होते हैं, जब नए नए उगते हैं तो वो हरे हरे होते हैं, बाद में फिर वो मिट्टी कलर के, थोड़े से डार्क कलर के हो जाते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन हॉर्न का मतलब है इनएक्सपीरियंस्ड मैन। एवरी एक्सपर्ट वाज वंस ए ग्रीन हॉर्न देयर फील्ड, ठीक है। एवरी एक्सपर्ट वाज वंस ए ग्रीन हॉर्न इन देयर फील्ड, कि जो भी आज एक्सपर्ट है वो कभी ना कभी अपने फील्ड में क्या था, नवशिखिया था, है ना। हम कह सकते हैं हिंदी में नवशिखिया, जो नया सीखा हो। आगे कह सकते हैं एक ग्रे एरिया, कैसा एरिया, जहाँ कुछ क्लियर ना दिख रहा हो, है ना। एन अनक्लियर सिचुएशन, एन अनक्लियर सिचुएशन, ग्रे एरिया।
जैसे देख सकते हैं कोई व्यक्ति पहाड़ पे आकर के किसी पॉइंट पे खड़ा है, उसको पता ही नहीं है किधर खाई है, किधर उतरने का रास्ता है, सब जगह धुंधी धुंध है, तो कह सकते हैं ए ग्रे एरिया। द टीचर एडमिटेड दैट ग्रेडिंग सम प्रोजेक्ट्स वाज ए ग्रे एरिया, कि वो ग्रेडिंग कर रही है कुछ प्रोजेक्ट को, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनाया गया है प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे कहते हैं 49 नंबर लेते हैं। ए हेयर इन द बटर, ए हेयर इन द बटर, क्या होगा इसका मतलब? ए चैलेंजिंग सिचुएशन। अगर आपके बटर में आपके बाल गिर जाएं तो उसको निकालना कैसा हो जाएगा आपके लिए? चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप उसको निकालेंगे तो आपका हाथ बटर में हो जाएगा और आपका हाथ अच्छे से वर्क नहीं करेगा और वो बाल बिल्कुल चिपके रहेंगे उसके अंदर। तो चैलेंजिंग सिचुएशन, जैसे आप देख सकते हैं कि इनके लिए ए हेयर इन द बटर जैसी सिचुएशन बन गई है कि ये अगर पैर को हटाएंगे तो हाथों से फिसल के गिर जाएंगे, अगर हाथ को हटाएंगे तो पैर से नहीं बच पाएंगे। तो इनके लिए क्या है? चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है। अगर हम सेंटेंस में कहें, ही लव्ड द गिफ्ट बट ए हेयर इन द बटर स्पॉइल्ड द मोमेंट। क्या बोल रहा है कि ही लव्ड द गिफ्ट, कि वो गिफ्ट को पसंद करता है, लेकिन ए हेयर इन द बटर मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई कि उसने क्या किया, पूरे इन्वायरमेंट को क्या किया, ख़राब कर दिया। ठीक है, चैलेंजिंग सिचुएशन को बना दिया। आगे चलते हैं 50, जो इसका लास्ट है, ए हेयर ब्रीथ। हेयर ब्रीथ का मतलब क्या होता है? ए टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। ठीक है, ए टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि देखिए अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, दाने दाने का हिसाब दे रहा है। कहते हैं ना, जैसे कहते हैं खाने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे दाने दाने का हिसाब लूँगा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं तुमसे हर छोटी चीज़ का जानकारी लूँगा, पूरा मुझे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। तो हम कह सकते हैं आई वॉन्ट ए हेयर ब्रीथ डिटेल्स, आई वॉन्ट ए हेयर ब्रीथ डिटेल्स, यानी कि मुझे हर एक पाई पाई का हिसाब चाहिए। ए टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। अगर आपको साथियों ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसको शेयर करिए और अपने दोस्तों तक इसको फैलाइए, इसको बड़ा बनाइए। अभी हमारे पास संसाधन बहुत कम है, इसीलिए हम लिमिटेड संसाधन में चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास संसाधन बढ़ेंगे तो आपको वीडियो और अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप मेरी मेहनत को सराहेंगे और इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे। मैं आपके पास पूरे 1500 वीडियो लेके आने वाला हूँ, उसी में ये मैंने पहला वीडियो बनाया है। अभी आपके पास और वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी और आपको ये पूरा 1500 वीडियो का ईडीएम्स का पूरा सीरीज़ कराया जाएगा। इसी प्रकार से हम और भी नए नए कंटेंट लेके आते रहेंगे जो आपको बेनिफिट करें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। आगे भी हमारे साथ ऐसे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। बाय बाय, टाटा, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।